Hello guys, welcome back to my channel HK Official and yes I'm there with you with number 5 of BXA this time। तो लास्ट के 2 यूनिट बचे हैं 5 एंड 6 हमारे BXA के, तो वो ही जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे हम। तो धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा गैप है अपने सब्जेक्ट्स के बीच में, सब्जेक्ट पेपर्स के बीच में, तो हमें कोई भी चीज़ को अब यहाँ पर जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन गो स्लोली एंड वी कैन कंप्लीट एवरीथिंग, ठीक है, फॉर श्योर। तो चलिए आज जो हम यूनिट पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि हमने जो है केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है अपने चैनल के ऊपर एंड आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो कि केमिस्ट्री कंप्लीटेड है, फिजिक्स कंप्लीटेड है, देन यहाँ पर आपका पीपीएस कंप्लीटेड है, एसएमई बीडब्ल्यूई कंप्लीटेड है, ठीक है। बीएक्सी के 2 यूनिट बचे हैं, उसमें से भी सेकेंड लास्ट आई एम स्टार्टिंग नाउ, ठीक है। एंड ट्राई करेंगे अगर वन शॉट में नहीं होगा तो हम 2 पार्ट्स में इस वीडियो को कवर कर लेंगे, ठीक है। एंड हाँ, ग्राफिक्स भी चल ही रहा है तो आप जाके चेक कर सकते हो, जितना भी अपलोडेड है इट विल हेल्प यू, ठीक है। एंड आई एम ट्राइंग कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करूं एंड आपकी हेल्प कर पाऊं हर एक सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो आप ये प्लेलिस्ट जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो, आप सेव करके रख सकते हो एंड जब भी ज़रूरत पड़े तो आप जाके ना चैनल पर जाके सर्च कर सकते हो जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही मैंने आपको बोला था कि मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई करूँगी, सो आई एम डन इन माई थिंग। तो जस्ट जितना बचा है आई विल कंप्लीट इन कमिंग डेज, ठीक है। तो बस अब आप क्या करोगे, जस्ट यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू वॉच लेक्चर्स, ठीक है। बिल्कुल डिले मत करो लाइक कि एंड नाइट में पढ़ेंगे, एंड लास्ट डे में पढ़ेंगे, बिल्कुल भी ऐसे नहीं होगी हमारी स्टडी। बिकॉज थोड़ा सा भी आप अगर पहले से पढ़े हुए हो एंड देन यू आर रिवाइजिंग एट लास्ट मोमेंट देन इट इज ओके, ठीक है, मतलब हो जाता है। लेकिन हाँ, एकदम लास्ट में आपको सब्जेक्ट का मतलब टॉपिक्स भी नहीं पता है, सो दैट इज द बैड थिंग, ठीक है। तो चलिए आज का जो है हम यूनिट स्टार्ट कर लेते हैं एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं यूनिट 5 दैट इज आवर सेंसर्स। तो ये जो आज मैं लेक्चर लूँगी, देखो सेंसर्स जो टॉपिक है ना अपने में ही बहुत बड़ा है। चारों यूनिट के अंदर मुझे ये थोड़ा सा लेंदी लगता है क्योंकि इसके अंदर हाँ मतलब हर टाइप के सेंसर्स हमें पढ़ने हैं तो डायग्राम ज़्यादा हो जाते हैं, थ्योरी ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने क्या किया है, सारे नोट्स लिखते बैठने से अच्छा है मैंने सिर्फ डायग्राम रखे हैं एंड फ्रॉम दैट आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। सो डोंट थिंक लाइक दैट कि आपको इसमें कंप्लीट थ्योरी नहीं मिलने वाली है। एंड जो लोग मेंबरशिप के अंदर हैं उन्हें मैं कंप्लीट नोट्स दे दूंगी। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा देती हूँ, देखो इसके मेरे पास कंप्लीट ये नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये नोट्स है, ये आप देख सकते हो, ये 37 पेजेस की जो है ना 37 पेजेस की पीडीएफ है। एंड अगर मैं इतना एक्सप्लेन करने बैठूंगी तो फिर बहुत मुश्किल है इसको कंप्लीट करना 2 पार्ट्स के में भी। तो बस मैं यही सब आपको बताऊंगी, लेकिन हाँ मैं सिर्फ डायग्राम्स के हेल्प से बताऊंगी तो आपको सब कुछ ईजिली समझेगा। एंड ये वाली पीडीएफ जो है ना, ये कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको मेंबरशिप के अंदर दे दूंगी। तो जिन लोगों ने ली है मेंबरशिप उनके लिए तो अच्छा है, मिल जाएगा। एंड जिन्होंने नहीं ली है तो प्लीज़ गो एंड टेक, 1 मंथ की ही तो बात है, बहुत नॉमिनल से कॉस्ट है। आप देखो कि नोट्स कितने महंगे बिक रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट के नोट्स जो है ना 100+ में बिक रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एंड आपके मतलब टीच भी कर रही हूँ मैं उन्हीं नोट्स से एंड एक्स्ट्रा नोट्स भी आपको एक्सेस में दे रही हूँ। तो बस अब आप देख लीजिए, आपके लिए जो अच्छा है आप वो करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट 5 से, दैट इज सेंसर्स, ठीक है। सेंसर्स क्या होता है, तो सेंसर्स को ट्रांसड्यूसर्स भी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सेंसर्स को ट्रांसड्यूसर्स भी बोला जाता है, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में हम ज़्यादातर सेंसर्स बोलते हैं। इधर सेंसर है उधर सेंसर है, राइट। तो बहुत अलग अलग टाइप के जो है ना सेंसर्स इन्वेंट हो चुके हैं एंड मतलब वही टाइप्स के हमें पढ़ने हैं आज। ये यूनिट मतलब जितना भी आप ये यूनिट पढ़ोगे ना, इससे आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी एंड आपको बहुत अच्छा मतलब ऐसा समझो कि आप खुद नॉलेज गेन करने के लिए स्टडी कर रहे हो रादर कि आप एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो बिलीव मी बहुत अच्छे से आपको चैप्टर समझ में आएंगे। एंड इंजीनियरिंग के तो चैप्टर्स ऐसे ही हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग है, नॉलेज बेस्ड है, तो बस आपको वैसे ही थॉट प्रोसेस से चलना होगा। तो चलिए सेंसर्स क्या होता है, अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें तो मैंने साइड में लिखा हुआ है, दिस इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स फिजिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो जो भी डिवाइस
हमारी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकता है उसको हम सेंसर बोलते हैं या फिर ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल मैंने आपको पहले के यूनिट्स में भी बताया हुआ है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर आया तो सिर्फ आपको समझना है वोल्टेज या करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी कि वोल्टेज या फिर करंट। तो जो सेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर देता है, मतलब डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, मेजरेबल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यानी कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट कर देता है इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो यही होता है ट्रांसड्यूसर या फिर आप कह सकते हो सेंसर। ऑफ कोर्स सेंसर वो चीज है जो कि डिटेक्ट करती है एनर्जी को, ठीक है। सो इट डिटेक्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म एंड इट कन्वर्ट्स और प्रोड्यूसेस करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये हो जाता है सेंसर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। आपको आ सकता है व्हाट इज सेंसर, तो डोंट फील कि ये इंट्रोडक्शन है स्किप मारो, बिल्कुल भी नहीं। आपको व्हाट आर सेंसर्स, व्हाट इज ट्रांसड्यूसर्स, ये आ सकता है क्वेश्चन। एंड अब आ जाते हैं इस पूरे यूनिट में जो जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिख दिए हैं। दैट इज फर्स्ट आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स है, इसके अंदर आपके पास क्लासिफिकेशंस आ जाते हैं, अलग अलग टाइप्स में जो है ना क्लासीफाई किया हुआ है सेंसर्स को और ट्रांसड्यूसर्स को। देन सिलेक्शन क्राइटेरिया भी आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो बहुत सिंपल टॉपिक है, वो हम देख लेंगे। हाँ, क्लासिफिकेशन के अंदर एक्टिव, पैसिव, एनालॉग, डिजिटल ये भी आते हैं, ठीक है। इनके बीच में जो है ना कंपैरिजन भी एक्सपेक्टेड होता है, तो वो भी मैंने यहीं पे लिख दिया है। देन टाइप्स ऑफ सेंसर स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि हमें अलग अलग टाइप्स के सेंसर्स ही पढ़ने हैं इस यूनिट के अंदर। तो मोशन सेंसर्स जो आते हैं उसके अंदर एग्जांपल्स है एलवीडीटी, ठीक है। देन एक्सेलेरोमीटर, ठीक है। ये जो हमें मोशन सेंसर्स के अंदर दो टाइप्स देखने हैं, ठीक है। फिर टेम्परेचर सेंसर्स भी होते हैं जिसके अंदर हमें 3 टाइप्स देखने हैं, थर्मोकपल, थर्मिस्टर, आरटीडी, बहुत सिंपल है। देन सेमीकंडक्टर सेंसर्स के अंदर सिर्फ एक देखना है, दैट इज गैस सेंसर। ऑप्टिकल सेंसर के अंदर एलडीआर देखना है, ठीक है। देन मैकेनिकल सेंसर के अंदर स्ट्रेन गॉज, लोड सेल, प्रेशर सेल, ठीक है। मैकेनिकल सेंसर तो स्ट्रेन गॉज हमारा क्या और प्रेडिक्ट करेगा, डिटेक्ट करेगा हम कह सकते हैं, तो फोर्स करेगा। देन लोड सेल भी हमारा फोर्स ही करेगा एंड प्रेशर सेंसर जो है हमारा वो प्रेशर जो है वो डिटेक्ट करेगा, ओके। देन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बायो सेंसर। बायो सेंसर का वर्किंग प्रिंसिपल एंड वन एप्लीकेशन, ऐसा समझो कि 101%, मैंने हर यूनिट में आपको ऐसा एक क्वेश्चन तो दिया ही है जो कि 101% आने ही वाला है, ठीक है। तो वो बायो सेंसर्स का मतलब इस यूनिट में से तो ये 100% आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल एंड बिलीव मी बहुत सिंपल है, तो वो भी हम देख लेंगे। देन इसके अंदर ही हमें बॉर्डन ट्यूब, बेलोस, डायफ्राम ये सब टॉपिक्स आ जाते हैं। एंड यस, यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए फोकस लेवल बढ़ा दीजिए, हमें ये यूनिट भी कंप्लीट करना है जैसे हम हमेशा करते आए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स में हमें 2 चीजें पढ़नी है, सिलेक्शन क्राइटेरिया भी पढ़ना है एंड क्लासिफिकेशन भी पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर वापस से सेंसर का जो डेफिनेशन है वो क्लियरली आपके लिए लिख दिया है। व्हाट इज इट? इट इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट्स और मेजर्स अ फिजिकल क्वांटिटी एंड कन्वर्ट इट इनटू इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, आइदर वोल्टेज और करंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप ऐसे इसको इस फॉर्मेट में भी समझ सकते हो, सेंसर और ट्रांसड्यूसर ये क्या करता है, फिजिकल क्वांटिटी या फिर नॉन मेजरेबल क्वांटिटी और मेजरेंट हम जिसे कह सकते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी और मेजरेबल क्वांटिटी में, ठीक है। एंड फिजिकल क्वांटिटी के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, या फिर जो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर नहीं कर सकते इसीलिए हम उनको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं टू मेजर देम। सो एग्जांपल्स आ जाते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, फोर्सेस, डिस्प्लेसमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो जाता है सेंसर का छोटा सा इंट्रोडक्शन। नाउ स्टार्टिंग विथ क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स, ठीक है। तो आपके पास आ जाते हैं 2 टाइप्स बेस्ड ऑन ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल, ठीक है। बेस्ड ऑन ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल आपके पास है एक्टिव सेंसर्स एंड पैसिव सेंसर्स। तो एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। अब ये एक्टिव और पैसिव जैसे कि हमने यूनिट 1 में पढ़ा हुआ है ना, तो एक्टिव और पैसिव के रिलेटेड आपको वहां पर बिल्कुल भी मत जाना है कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा टॉपिक उल्टा है दोनों के बीच में, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। एक्टिव सेंसर्स वैसे सेंसर्स हैं जो कि सेल्फ जनरेटिंग टाइप ऑफ सेंसर्स हैं, ठीक है। दीज आर टाइप्स ऑफ सेल्फ जनरेटिंग, ठीक है, खुद से जनरेट करने वाले सेंसर्स है। एंड पैसिव क्या है, दे आर नॉट सेल्फ जनरेटिंग टाइप ऑफ सेंसर्स, ठीक है। यहाँ पर दे डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल पावर
फॉर ऑपरेशन। समझ में आ गया? अब हमेशा हम जो चीज एक्टिव के अंदर पढ़ते हैं वहां पर क्या होता है, हमेशा रिक्वायरमेंट ऑफ पावर होती है। वही मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर उस सेंस में यहाँ पर अपोजिशन है। यहाँ पर याद रखना, ये मत सोच लेना कि मैंने नोट्स में कुछ गलत लिखा है, नहीं। दे डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल पावर सप्लाई फॉर ऑपरेशन। कौन से? एक्टिव सेंसर्स। पैसिव सेंसर्स क्या है? दे रिक्वायर एक्सटर्नल पावर सप्लाई फॉर ऑपरेशन। ठीक है, तो पैसिव वालों में ऑपरेशन के लिए पावर सप्लाई का एक्सटर्नल पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, एक्टिव के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, देन कमिंग इन एक्टिव अगेन दे विल प्रोड्यूस इक्विवेलेंट करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट करंट एंड वोल्टेज मिलेगा एक्टिव सेंसर्स के अंदर। पैसिव सेंसर्स के अंदर हमें देखो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड है एंड कौन सी तीन चीजें चेंज होंगी यहाँ पर? तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस ही चेंज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, तो थर्मोकपल, आरटीडी, एलवीडीटी पैसिव के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, सो आई होप एक्टिव और पैसिव। अब ये जो है ना, आपको मतलब ऐसे डायरेक्टली टाइप्स में भी पूछा जा सकता है एंड मतलब कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या करो, देखो मैंने डायरेक्टली कंपैरिजन फॉर्मेट में लिखा है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ यही पढ़ो। टाइप्स के लिए अंदर थ्योरी टाइप पूछा है क्वेश्चन, तो डायरेक्टली यही पॉइंट्स बना दो एंड कंपैरिजन के लिए तो मैंने दिया ही हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या है एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर्स दे डेवलप देयर ओन वोल्टेज। ठीक है, ये अपनी खुद वोल्टेज और जो करंट है ना वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं? सेल्फ जनरेटिंग टाइप ऑफ सेंसर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो उनका आउटपुट सिग्नल होने वाला है, जैसे कि वो वोल्टेज और करंट के फॉर्म में होगा ऑफ कोर्स, सो दे डेवलप इट फ्रॉम देयर ओन विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल पावर सप्लाई। ठीक है, तो ये है एक्टिव ट्रांसड्यूसर के लिए। देन दीज टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर्स आर आल्सो कॉल्ड एज सेल्फ जनरेटिंग, जैसे मैंने आपको बोला, बिकॉज दे जनरेट आउटपुट सिग्नल ऑन देयर ओन। समझ में आ गया? वापस मैंने रिपीट कर दिया। चलो फिर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर जनरेशन ऑफ आउटपुट सिग्नल। अब एनर्जी तो चाहिए है ना, विदाउट एनर्जी तो कैसे होगा? तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट? जो फिजिकल क्वांटिटी हमने मेजर करने के लिए ली है ना, उसी से हमें क्या मिल जाती है? पावर मिल जाती है, एक्सटर्नल पावर हम उसी से ग्रैब कर लेते हैं इन एक्टिव सेंसर्स। ठीक है, सो एट द आउटपुट ऑफ एक्टिव ट्रांसड्यूसर वी गेट इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक आउटपुट सिग्नल। ठीक है, एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, थर्मोकपल, या फिर आप सोलर सेल भी इसका एग्जांपल ले सकते हो, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर भी इसका एग्जांपल आप ले सकते हो। ठीक है, फिर पैसिव सेंसर्स के अंदर आप और क्या बोल सकते हो कि हाँ, दे नीड एक्सटर्नल पावर सप्लाई फॉर देयर ऑपरेशन। ठीक है, एंड दीज टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स आर आल्सो नोन एज व्हाट? एक्सटर्नली पावर्ड ट्रांसड्यूसर्स, क्योंकि इनको एक्सटर्नली पावर सप्लाई करी जा रही है। ठीक है, दीज ट्रांसड्यूसर प्रोड्यूस आउटपुट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन कैपेसिटेंस और सम अदर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। ठीक है, विच विल बी करस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी के बेसिस पे यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? चेंज इन रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इस फॉर्मेट में जो है आउटपुट सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स क्या हो जाते हैं पैसिव कंपोनेंट्स के? तो थर्मोमीटर ले सकते हो आप एग्जाम्पल, एलडीआर ले सकते हो, अगेन थर्मिस्टर ले सकते हो, एलवीडीटी ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाता है फर्स्ट आपका ऑन द बेसिस। ठीक है, बेस्ड ऑन ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। तो ये फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया। ऐसे हमारे पास और एक है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो नेचर ऑफ आउटपुट पे एनालॉग और डिजिटल। अब एनालॉग और डिजिटल तो हमें पता है कि किसको बोलते हैं, है ना। तो एनालॉग जो है इट हैज इनफाइनाइट नंबर्स, यानी कि कभी हमने देखो एक बहुत बेसिक से एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एमीटर हमने देखा हुआ है, ठीक है, एमीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर, एमीटर, जब हमने 11-12 में प्रैक्टिकल्स करे हुए हैं। तो जहाँ पर हम एनालॉग एमीटर यूज करते हैं तो वहां पर कैसे, मतलब एक वॉच टाइप होती है ना, फिर उसके अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं एंड देन वो मतलब हम बोल सकते हैं कि हमें एक वैल्यू मिलती है उसके अंदर, है ना, तो वो हमें काउंट करनी पड़ती है। लेकिन डिजिटल के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली हमें नंबर मिलता है ना, डायरेक्टली नंबर दिखता है एंड समझ में आ जाता है कि हाँ इतना करंट फ्लो हो रहा है, करेक्ट। तो वही है एनालॉग और डिजिटल। या फिर आप वॉच का एग्जाम्पल ले लो, एनालॉग वॉच होती है, डिजिटल वॉच होती है। एनालॉग वॉच के अंदर क्या करना पड़ता है, हमें अपने मतलब समझना पड़ता है कि हाँ कितना टाइम हो रहा है। अदरवाइज डिजिटल वॉच में क्या होता है, हमें डायरेक्टली नजर आ जाता है
है नंबर फॉर्मेट में कि टाइम क्या हो रहा है ना। तो बस वही है सेंसर, जो जिसमें एनालॉग सेंसर होता है एंड डिजिटल सेंसर होते हैं, ठीक है। तो एनालॉग में क्या है, आउटपुट ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर इज इन व्हाट, एनालॉग फॉर्म, है ना। दैट मीन्स इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम, ओके। एंड इसका एग्जांपल्स देखो, एक्यूरेसी कम होती है ऑफ कोर्स एनालॉग की, मतलब डिजिटल से एनालॉग की एक्यूरेसी कम होती है, यस चीप होता है, एंड कंटिन्यूअस आउटपुट जो है हमें इसके अंदर मिलता है, किसके अंदर, एनालॉग के अंदर, ठीक है। एंड डिजिटल के अंदर वही, तो इट हैज डिस्क्रीट वैल्यूज, डिस्क्रीट यानी कि पर्टिकुलर हमें जो है वैल्यूज में नजर आती हैं, एक्यूरेसी इसकी ज्यादा है, कॉस्टलियर है ऑफ कोर्स डिजिटल थिंग्स, एंड डिस्क्रीट आउटपुट मिलता है हमें इसका, ठीक है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल क्या लिखोगे, एनालॉग के अंदर थर्मोकपल लिखोगे, LVDT भी होता है, देन स्ट्रेन गॉज भी है, तो ये सब चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बस अभी के लिए आप नाम याद कर लो। तो एनालॉग में मैंने आपको बता दिया। अब डिजिटल का क्या बताया मैंने आपको, आउटपुट ऑफ दिस ट्रांसड्यूसर इज इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है। दैट मीन्स इट हैज डिस्क्रीट, मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में जो है हमें इसका आउटपुट मिलेगा, ओके। एग्जाम्पल में आप क्या ले सकते हो, रोटरी या फिर एब्सोल्यूट एनकोडर्स ले सकते हो, फिर प्रॉक्सिमिटी स्विचेस भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये एनालॉग और डिजिटल के लिए हो गया, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो ये देखो नोट्स जो है ना, बहुत मैंने ऐसे बनाए हुए हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। आपको परफेक्ट नोट्स चाहिए, मतलब लाइन टू लाइन अगर चाहिए तो ऑफ कोर्स आप मेंबरशिप ले सकते हो, PDF वहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, प्राइमरी और सेकेंडरी बहुत सिंपल है। प्राइमरी को आप कैसे बोलोगे, द सेंसर विच एक्सेप्ट्स मेजरेंट एज इनपुट, ठीक है। यानी कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, ऑफ कोर्स उसको एज अ इनपुट एक्सेप्ट करता है एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अनदर क्वांटिटी करस्पॉन्डिंग टू इनपुट, ठीक है। डायरेक्टली उसको कन्वर्ट कर देता है उस क्वांटिटी में जिसमें हमें चाहिए, ठीक है। दैट इज प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। इसका एग्जाम्पल LVDT होता है, जैसे कि फॉर डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट, LVDT फॉर डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट। अब सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर जो है वो क्या करता है, दिस सेंसर एक्सेप्ट्स आउटपुट ऑफ द प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। समझ में आ गया, जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर का आउटपुट होगा वो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर एक्सेप्ट करेगा एज इनपुट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अनदर क्वांटिटी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसमें आप एग्जाम्पल क्या लिखोगे, LVDT फॉर प्रेशर मेजरमेंट, ठीक है। प्राइमरी के लिए एग्जाम्पल है LVDT फॉर डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट एंड सेकेंडरी के लिए एग्जाम्पल है LVDT फॉर प्रेशर मेजरमेंट, ठीक है। अगेन आई विल रिवाइज द डेफिनेशन। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर में आप लिखोगे द सेंसर विच एक्सेप्ट्स मेजरेंट एज इनपुट एंड convert it into another quantity corresponding to input is called as primary transducer. Example LVDT for displacement measurement. और secondary transducer में आप लिखोगे the sensor which accepts output of primary transducer as input and converts it into another quantity is called as your secondary transducer. And example आप लिखोगे LVDT for pressure measurement, ठीक है। तो ये हो जाता है आपके लिए थर्ड टाइप, ठीक है। एंड फोर्थ देखो, बेस्ड ऑन मेजरेंट क्वांटिटी, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव, ऑप्टिकल, पीजो इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर 5 हो जाते हैं आपके मेजरेंट क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है। तो रेजिस्टिव में क्या होगा, देखो आपको एक समझ में आ गया तो आप सबके लिख सकते हो डेफिनेशन, बस समझ लो। रेजिस्टिव के लिए क्या है, द आउटपुट ऑफ रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर इज चेंज इन रेजिस्टेंस करस्पॉन्डिंग टू चेंज इन मेजरेंट। यानी कि आपके जो फिजिकल क्वांटिटी में रेजिस्टेंस का चेंज है वो आप डिटेक्ट कर सकते हो इन रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है। अगेन आई रिपीट, द आउटपुट ऑफ रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर इज चेंज इन रेजिस्टेंस करस्पॉन्डिंग टू चेंज इन मेजरेंट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, स्ट्रेन गॉज, RTD, थर्मिस्टर, ठीक है। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर यानी कि द आउटपुट ऑफ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर इज चेंज इन कैपेसिटेंस। जैसे हमने ऊपर क्या किया, यहाँ पर रेजिस्टिव में चेंज इन रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव में लिखेंगे हम चेंज इन कैपेसिटेंस, ठीक है। चेंज इन कैपेसिटेंस करस्पॉन्डिंग टू चेंज इन मेजरेंट, ठीक है। देन इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर में क्या लिखोगे, द आउटपुट ऑफ इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर इज चेंज इन इंडक्टेंस, है ना। बस एक ही फॉर्मेट में बस आपको लिख देने हैं तीनों और चारों के चारों आपके डेफिनेशंस, ठीक है। तो बहुत सिंपल फॉर्मेट में लिखना है क्या, द आउटपुट ऑफ इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर इज चेंज इन इंडक्टेंस करस्पॉन्डिंग टू चेंज इन मेजरेंट। एग्जाम्पल क्या आता है इंडक्टिव का, तो LVDT, ठीक है। देन पीजो इलेक्ट्रिक क्या करता है, तो पीजो इलेक्ट्रिक जो है इट कन्वर्ट्स प्रेशर सिग्नल
इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो जो भी आपका प्रेशर सिग्नल होगा उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा हमारा पीजो इलेक्ट्रिक, ठीक है। और ऑप्टिकल तो वही रिलेटेड है ऑप्टिक्स से, ठीक है। तो बस आपने अगर सिर्फ इतना भी लिख दिया ना सिर्फ पॉइंट में कि बेस्ड ऑन मेजरेंट क्वांटिटी रेजिस्टिव कैपेसिटिव इंडक्टिव ऑप्टिकल पीजो इलेक्ट्रिक, फिर भी आपको जो है ना अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इसके, क्योंकि देखो क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। जब क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स पूछा जाता है तो उसमें बेस्ड ऑन ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल 2 टाइप्स आ जाते हैं, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आउटपुट अगेन 2 टाइप्स, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी जो है ना ये किसके ऊपर होते हैं, ये बेस्ड ऑन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंसिंग ऑफ मेजरेंट होते हैं, फिर ये है बेस्ड ऑन मेजरेंट क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये लास्ट है तो सिर्फ आप पॉइंट्स लिखोगे ना तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। एंड एक बहुत ज्यादा सिंपल एकदम फ्री के मार्क्स देने वाला क्वेश्चन आ जाता है सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सिंपल है ये, क्योंकि इसके अंदर पूछा जाता है कि हम सेंसर्स को मतलब उसको सिलेक्ट कैसे करें, अच्छा सेंसर कैसे सिलेक्ट करें। तो हमेशा हमें पता है कि हम कौन सी चीज सिलेक्ट करते हैं या फिर कौन सी चीज बाय करते हैं जो चीज मतलब हमारे रिक्वायरमेंट में मतलब सेटिस्फाई हो, है ना। तो वही चीज हम खरीदते हैं, तो वही सब चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। तो सबसे पहले देखो हम चलो ऐसा इमेजिन करते हैं कि हम सेंसर लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि उसका कॉस्ट, ठीक है। हमेशा कॉस्ट सबसे पहले मेजर चीज होती है, तो कॉस्ट शुड बी लो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा कॉस्ट शुड बी लो। सेकंड क्या है, अवेलेबिलिटी, अरे बाबा मार्केट में मिलना चाहिए, है ना हमारा सेंसर, तो अवेलेबिलिटी इन मार्केट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन एक्यूरेसी, हाँ सेंसर है तो एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो मोर एक्यूरेसी, रिलायबल, ऑफ कोर्स मोर रिलायबल होना चाहिए। टाइम स्पैन, हाँ लंबा चलना चाहिए, है ना, मतलब हमने अपना कुछ इन्वेस्ट किया है तो वो चीज लंबी चलनी चाहिए, हमेशा वो एक्सपेक्ट करते हैं नहीं हम। फिर ऑपरेटिंग रेंज जो है उसकी हाईएस्ट पॉसिबल ऑपरेटिंग रेंज होनी चाहिए, ठीक है। हम जो चाहे उसके अंदर डिटेक्ट कर पाए, मतलब इतनी ज्यादा उसके अंदर ऑपरेटिंग रेंज होनी चाहिए। फिर रिपीटेबिलिटी, यानी कि आउटपुट मस्ट बी सेम ऑन रिपीटेशन, यानी कि बार बार अगर हम कोई चीज करके देख रहे हैं कि उसकी एक्यूरेसी चेक करें तो उसकी रिपीटेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। फिर फिट फॉर एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑल्सो, एंड देन सेंसिटिविटी जो है वो भी हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 9 पॉइंट्स मतलब आपको दे दिए हैं, तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जस्ट इतना याद रखो, कॉस्ट, अवेलेबिलिटी, एक्यूरेसी, रिलायबल, टाइम स्पैन, ऑपरेटिंग रेंज, रिपीटेबिलिटी, ठीक है। तो मतलब बहुत अच्छे से मैंने इसके अंदर नोट्स के अंदर भी एक दिया है, बहुत अच्छे 2-3 जो है ना लाइंस में एक्सप्लेन किया है हर चीज, तो वो वहां पर आप जाके देख सकते हो। देन क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसर जो है ना वो भी आप सेम है सिलेक्शन क्राइटेरिया लिख सकते हो, ठीक है। सेम लिखोगे ना परफेक्ट उतने ही मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज और अच्छा और चीजें ऐड करनी है तो आपको वो नोट्स में गिवन है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसर्स भी आप देख सकते हो, सेम लिखो जैसे सिलेक्शन क्राइटेरिया है ना, सेम लिखो। मैं बताऊं क्वेश्चन कैसे आता है सिलेक्शन और ये कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले आपको बोला जाता है कि डिफाइन सेंसर, ठीक है, एंड उसके बाद आपको बोला जाता है कि गिव सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो ज्यादा से ज्यादा 4 मार्क्स है, 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बस इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बहुत फ्री के मार्क्स देने वाले क्वेश्चन है ये। एंड अब आ जाते हैं हम अपने टाइप्स ऑफ सेंसर्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा तो मोशन सेंसर्स है ना, मोशन सेंसर्स के अंदर हमें एलवीडीटी पढ़ना था। तो मोशन सेंसर्स क्या करेंगे, देखो मोशन सेंसर्स क्या करेंगे, दे विल मेजर डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी, ठीक है। ऐसे मोशन की चीजें जो है ना हमारे सेंसर्स मोशन सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं। या फिर मैं अगर इसको डिफाइन करूं तो कैसे करूंगी, मोशन सेंसर्स आर यूज्ड टू सेंस और मेजर द मोशन रिलेटेड पैरामीटर्स लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। दीज सेंसर्स आर अवेलेबल फॉर लीनियर एज वेल एज रोटरी मोशंस, ठीक है। तो मोशन सेंसर्स ये होते हैं। अब जो है आपको क्वेश्चन जो आएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलवीडीटी का, आप मार्क कर लो एज इंपॉर्टेंट। एंड इस एलवीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब आप बोलोगे हम ट्रांसड्यूसर्स पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर कहाँ से आ गया, तो ये एक टाइप का सेंसर ही है, जस्ट इसका फुल फॉर्म ये है क्या, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। सो वी कैन मेजर डिस्प्लेसमेंट विद द हेल्प ऑफ एलवीडीटी, ठीक है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम इससे मेजर कर सकते हैं, ओके। सो इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, समझ में आ गया, क्योंकि हमने इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर में इसका एग्जांपल दिया था। तो इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर टू ट्रांसलेट लीनियर मोशन, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना लीनियर मोशन, वो उसको काय में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, एंड वी कैन मेजर इट, ठीक है। तो अब वर्किंग प्रिंसिपल में देख लो, आपको यहाँ पर ये डायग्राम नजर आता होगा। सबसे पहले इतना डायग्राम देखो, ठीक है, बिल्कुल इसको कॉम्प्लिकेट मत करना, इतना सा ही डायग्राम देखो। अब
अभी, ठीक है। तो ये क्या है आपका पोजीशन ऑफ आयरन कोर ऑफ एलवीडीटी, ठीक है। तो ये जो कोर है ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है जो कि मूवेबल है, समझ में आ गया, मूवेबल है। यहाँ पर आप क्या देख सकते हो, यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग एकदम सेंटर में, यहाँ पर भी प्राइमरी वाइंडिंग एकदम सेंटर में, ठीक है। सिलेंड्रिकल फॉर्मर है ये, ओके। एंड देन यहाँ पर जो साइड में वाइंडिंग है ना, ये किसकी है, सेकेंडरी वाइंडिंग, ये दोनों आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, ठीक है। तो प्राइमरी के साइड में जो होंगी वो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। एकदम सेंटर में आपको जो है आयरन कोर मिलेगा, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। एंड ये बाहर में यहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, ठीक है, आगे पीछे ये मूव कर पाएगी क्या, कोर, समझ में आ गया। तो बस इतना आपको ध्यान में रखना है, किसके लिए, एकदम इसके मेन जो इसका डायग्राम है वो, उसके बाद जो है इसका वर्किंग डायग्राम है, ठीक है, इसके नीचे। तो वो समझने से पहले ये वाला डायग्राम अच्छे से समझ लो, ठीक है। डिफरेंशियल वोल्टेज ऑफ टू सेकेंडरी वाइंडिंग्स, यहाँ पर जो टू सेकेंडरी वाइंडिंग्स है इनके बीच में जो है ना डिफरेंशियल वोल्टेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ऑफ द ये जो है वैरी करती रहती है ट्रांसफार्मर की, ठीक है। सो दस लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर ऑफ एलवीडीटी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, इक्विवेलेंट सेकेंडरी डिफरेंशियल इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन जब आप लिखोगे ना तो अब आप ये वाला डायग्राम बनाओगे, समझ में आ गया। मतलब एकदम ये ऐसा समझो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर आप समझ लो आपका ही आर्म है एंड यू आर मूविंग इट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, जस्ट नथिंग एल्स, तो वो ही मेजर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या है देखो, मैं वापस आपको बताती हूँ कंस्ट्रक्शन में पॉइंट्स आपको क्या लिखने हैं। देखो एलवीडीटी कंसिस्ट ऑफ व्हाट, टू सेकेंडरी वाइंडिंग S1 एंड S2 एंड वन प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। ये जो है बीच में यहाँ पर आपको प्राइमरी वाइंडिंग बतानी है, इसको P, बाउंडेड ऑन व्हाट, सिलेंड्रिकल फॉर्मर, ये सिलेंड्रिकल फॉर्मर है, ठीक है। देन AC सोर्स इज गिवन टू प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसको AC सोर्स का सप्लाई किया जाता है, क्लियर। देन मूवेबल सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड इनसाइड द फॉर्मर, ये जो मूवेबल आयरन कोर है इसको एकदम सेंटर में जो है ना प्लेस किया जाता है हमारे फॉर्मर के, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टू बी मेजर्ड शुड बी अटैच्ड टू दिस सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। जिसकी भी डिस्प्लेसमेंट हमें मेजर करनी है वो इस सॉफ्ट आयरन कोर को अटैच किया जाता है। बस इतने ही पॉइंट्स आपको लिखने हैं किसमें, कंस्ट्रक्शन के अंदर। अब देखते हैं वर्किंग, ठीक है, बिल्कुल डरना मत, बहुत ज्यादा सिंपल डायग्राम है, ठीक है, बहुत सिंपल डायग्राम है। जस्ट समझो, मतलब एक ही याद करो सब याद हो जाएंगे, ये पूरा इतना बड़ा कुछ अलग नहीं है, एक ही याद करो, यही आपको यहाँ पर 3 बार बनाना है, ठीक है। देखो secondary winding S1 and S2 are connected in series opposition so that voltage induced in each coil oppose each other, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज क्रिएट होगी, ठीक है, वाइंडिंग्स के अंदर, तो वो अपोज होनी चाहिए। जो VS1 है, यहाँ पर देखो VS1 ये क्या है, आउटपुट ऑफ सेकेंडरी S1, ठीक है। जो सेकेंडरी S1 एंड S2 दो हमने सेकेंडरी वाइंडिंग रखी हुई थी, तो जो आउटपुट होगा हमारे सेकेंडरी S1 का वो यहाँ पर आएगा। एंड ये क्या है, VS2 आउटपुट ऑफ सेकेंडरी S2, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत सिंपली याद रखो। और जो V आउटपुट होने वाला आउटपुट वोल्टेज जो मतलब टोटल होगी वो क्या होगी, इक्विवेलेंट जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट के वो होगी VS1 माइनस VS2, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है VS1 माइनस VS2, ठीक है। तो इस चीज के अंदर 3 केसेस आ जाते हैं, ठीक है। जो आउटपुट वोल्टेज है हमारी वो या तो नल पोजीशन में होगी या फिर कोर हमारा टुवर्ड्स S1 या टुवर्ड्स S2 ऐसा होगा, ठीक है। तो ये चीज है नल पोजीशन, यानी कि एकदम सेंटर में हमारा कोर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये जो है ये इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज है। एंड यहाँ पर देखोगे तो जो हमारा मूवेबल कोर है, ठीक है, वो यहाँ पर प्रेजेंट है एकदम सेंटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम सेंटर में होगा तो मतलब आपको देखो यहाँ पर एकदम सेंटर में दिखाना होगा। एंड यहाँ पर जो है आप VS2 की तरफ दिखाओगे एंड यहाँ पर जो है VS1 की तरफ दिखाओगे, ठीक है। तो ये दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या कर देते हैं, सब मतलब जो है ना सेंटर में बना देते हैं कोर, क्योंकि हमने जो मेन डायग्राम देखा ऊपर उसमें सेंटर में है कोर, है ना। तो इसको ऐसा बिल्कुल मत समझना, क्योंकि आपको 3 केसेस दिखाने हैं। तो फर्स्ट में आप यहाँ पर सेंटर में दिखाओगे, यहाँ पर VS2 की तरफ दिखाओगे एंड यहाँ पर VS1 की तरफ दिखाओगे। बहुत सिंपल है, एक बार एक डायग्राम आप ट्राई कर लो बनाना, एकदम मतलब दिमाग में डाल लो कि कैसे बनेगा, एंड वैसे ही आपको तीनों बनाने, जस्ट कोर की पोजीशन में चेंजेस करने हैं, ठीक है। एंड अब जो ये डिफरेंस होगा ना VS1 और VS2 के बीच में, वही आपको क्या देगा, आउटपुट वोल्टेज देगा। और जो वो आउटपुट वोल्टेज होगी ना वो इक्विवेलेंट होगी आपके डिस्प्लेसमेंट के, समझ में आ गया। तो देखो केस 1 देखते हैं हम, केस 1 कौन सा होगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, यहाँ पर देखते हैं कंडीशंस के अंदर, ठीक है।
केस 1 है आपका व्हेन कोर इज इन सेंटर, तो हमारा जो Vs1 होगा वो इक्वल होगा किसके, Vs2 के अंदर। अब हमने क्या बोल दिया फॉर्मूला आउटपुट वोल्टेज के लिए, Vs1 माइनस Vs2। अब जब Vs1 और Vs2 दोनों सेम होंगे तो आउटपुट वोल्टेज हमें कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, जीरो हो जाएगा। तो जब हमारा कोर सेंटर के अंदर है तो हम क्या बोल सकते हैं कि मतलब बिल्कुल भी आउटपुट वोल्टेज जो है वो क्रिएट नहीं होगी, ठीक है, जब हमारा नल पोजीशन में होगा कोर तब, ठीक है। एंड जब व्हेन कोर इज टुवर्ड्स Vs1, तो Vs1 की तरफ जब होगा तो Vs1 ज्यादा होगा देन Vs2, ठीक है, Vs1 विल बी ग्रेटर देन Vs2। अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड जब हम देखें यहाँ पर Vs1 बड़ा है, ठीक है, सपोज समझो ये 10 है ये 9 है, तो 10 माइनस 9 हमें क्या मिलेगा, 1, पॉजिटिव में आएगी ना वैल्यू, तो V आउटपुट विल बी पॉजिटिव। समझ में आ गया। सो इफ द कोर मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट कह सकते हैं हम, ठीक है, टुवर्ड्स द सेकेंडरी S1, देन द फ्लक्स लिंक्ड विद इट इंक्रीजेस, देयरफॉर Vs1 will be more, however flux linked with the secondary X2 will decrease, therefore Vs2 will be less। समझ में आ गया क्यों फ्लक्स के वजह से मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है हमारे S1 और S2 की वोल्टेज के अंदर, ठीक है। सो दिस विल बी सेड एज पॉजिटिव, ठीक है। देन केस 3 में आप देखो, केस 3 में एक ही बचा है टुवर्ड्स Vs2, तो जैसे यहाँ पे Vs1 में था तो Vs1 ग्रेटर था, अब यहाँ पर Vs2 में होगा तो Vs2 ग्रेटर होगा देन Vs1, ठीक है। अगेन सेम फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो Vs2 बड़ा है, ठीक है, समझो ये 1 है ये 3 है, तो 1 माइनस 3 हमें -2 मिलेगा, यानी नेगेटिव के अंदर वैल्यू आएगी, है ना, तो V आउटपुट जाएगा वो नेगेटिव के अंदर आएगा। समझ में आ गया। इन दिस वे द मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट सिग्नल वोल्टेज दैट इज V आउटपुट जो है वो वैरी करता है लीनियरली विद द इनपुट मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर रॉड, ठीक है। फर्दर द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट जो V नॉट हम इसको बोलेंगे, इट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन Vs1 एंड Vs2। बस इतना याद रखो, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इन तीन रीजंस के वजह से इसको कहा जाता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, LVDT। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सो वी कैन मेजर डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू आउटपुट वोल्टेज। अगर वो पॉजिटिव है यानी कि लेफ्ट में जाएगा, नेगेटिव है तो राइट में है, एंड अगर जीरो है तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। समझ में आ गया। तो अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हमें लिखनी होंगे, ठीक है। तो डायग्राम आप एक बार और देख लो, चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये वाला डायग्राम जो है आपको मतलब बनाना है, दोनों भी डायग्राम आपको बनाने हैं। ये आप कंस्ट्रक्शन में बनाओ, ये वाला जो है आप वर्किंग के अंदर बनाओ, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड आई मतलब इसके आगे जो है ना एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो मैं आपको बताती हूँ। एडवांटेजेस में आप लिखोगे हाई रेंज, ठीक है, रेंज हाई होती है इसकी, देन हाई सेंसिटिव होते हैं ये, देन पावर जो कंज्यूम करते हैं ना वो लो कंज्यूम करते हैं, तो अगेन इट इज एडवांटेज। इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, देन इकोनॉमिकल डिवाइस भी इसका एडवांटेज है, एंड इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज, ठीक है। तो टेम्परेचर का जो चेंज है वो इसके ऊपर अफेक्ट नहीं करता है, सो इट इज एन एडवांटेज। देन डिसएडवांटेज देखें तो क्या होगा हमारे LVDT का, तो सेंसिटिव टू स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। शील्डिंग इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड सच इफेक्ट्स, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड्स जो है ना वो इसको अफेक्ट कर देती हैं क्योंकि इट इज सेंसिटिव अबाउट इट, एंड इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, शील्डिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो इट इज अ डिसएडवांटेज। देन ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन रॉड एंड कॉइल, ठीक है, रॉड और कॉइल के बीच में देखो फ्रिक्शन जो हो रहा है ना, एंड द कॉइल फॉर्मर इट्स एक्यूरेसी इज अफेक्टेड, ठीक है। तो इस फ्रिक्शन की वजह से जो हमारे आउटपुट वोल्टेज की एक्यूरेसी है ना वो थोड़ी अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। देन लार्ज डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो रिक्वायर्ड है, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट इसमें हम मेजर नहीं कर सकते। डिजाइन फॉर स्पेसिफिक इनपुट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो बस यही इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज है। एप्लीकेशन अगर मैं आपको बताऊं तो ऑफ कोर्स आपको डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करने के लिए यूज होगा, एक्सेलरेशन भी मेजर कर सकते हो आप, ठीक है। देन फोर्स मेजर कर सकते हो, वेट, लोड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कंप्लीट थ्योरी हो जाती है आपके LVDT की, ठीक है। सो आई होप LVDT आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है एक्सेलरोमीटर, है ना, देखते हैं। यस, पीजो इलेक्ट्रिक एक्सेलरोमीटर, ठीक है। तो बस ये देखते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब मैंने आपको बताया था ऊपर ही कि जो प्रेशर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। एक्सेलरोमीटर, तो ये इसका कुछ ऐसा डायग्राम आ जाता है। तो सबसे पहले देखो एक्सेलरोमीटर करता क्या है, ठीक है। सो इट इज अ सेंसर विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन। सिंपल,
एक ऐसा सेंसर है जो कि एक्सेलरेशन मेजर करता है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वाइब्रेशन, शॉक्स एक्सेट्रा, ठीक है। द बेसिक एक्सेलरोमीटर सेंसर इज व्हाट योर मैकेनिकल सिस्टम विथ मास, डैम्पर एंड स्प्रिंग, जहां पर यहाँ पर हम देख सकते हैं स्प्रिंग है, ये डैम्पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके अंदर होती है। सच इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट योर सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसको सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। अदरवाइज कंस्ट्रक्शन समझो, कंस्ट्रक्शन पूछा जाएगा अगर आपको एक्सेलरोमीटर का, तो आप क्या लिखोगे, सिर्फ सबसे पहले ये डायग्राम बनाओगे, फिक्स्ड बेस है, देन केस, उसके ऊपर देखो यहाँ पर जो है मास है, मास के अंदर देखो डैम्पर प्रेजेंट है, स्प्रिंग प्रेजेंट है एंड देन डिस्प्लेसमेंट नजर आ रही है। तो इसका क्या एक्चुअल मीनिंग है, तो सबसे पहले एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डैम्पर, ठीक है। तो डैम्पर क्या है, इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ फोर्स और pressure according to that mass will vibrate or produce a shock and by means of spring will there is change in displacement, ठीक है। तो ये डैम्पर क्या करेगा, ये फोर्स या फिर प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। किस हिसाब से प्रेशर या फोर्स क्रिएट करेगा, जितनी हमें वाइब्रेशन या फिर शॉक मिल रहा है इनपुट के अंदर, ठीक है, जिसको हमें मेजर करना है ना स्प्रिंग से। तो हमें ये सब चीजें जो है डैम्पर क्या करता है, इन सब चीजों को कन्वर्ट कर देता है एंड वी विल गेट फोर्स और प्रेशर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया डैम्पर का यूज क्या है। अगेन आई रिपीट, डैम्पर इज यूज्ड टू क्रिएट अ फोर्स और प्रेशर according to that mass will vibrate or produce a shock and by means spring will there is change in डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो जो एक्सेलरोमीटर है इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, ये पूरा मास बोले जाएगा, ठीक है, इसको हम मास बोलते हैं, मास, देन डैम्पर, स्प्रिंग, ठीक है, एज शोन इन फिगर, देन द मास इज सस्पेंडेड फ्रीली एंड इज कनेक्टेड टू केसिंग, ठीक है। देखो केस जो है ना, केस के ऊपर कनेक्टेड है हमारा ये पूरा मास, ओके, थ्रू डैम्पर एंड स्प्रिंग, ठीक है। द मास डैम्पर स्प्रिंग असेंबली इज एनक्लोज्ड बाय द केसिंग, समझ में आ गया। अब ये पूरी यहाँ पर आप केसिंग भी शो कर सकते हो, ओके। तो ये हो जाता है कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स। अब अगर वर्किंग के पॉइंट्स बताऊं, सो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, जो फोर्स क्रिएट होगा डैम्पर से तो वो अप्लाई भी होगा, है ना। सो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, एक्सेलरेशन टेक्स प्लेस, हेंस मास, डैम्पर, स्प्रिंग एक्सपीरियंस व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो एक्स नजर आ रहा है यहाँ पर आपको एक्स, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे फोर्स की वजह से, ठीक है। एंड द केसिंग एक्सपीरियंस अ डिस्प्लेसमेंट वाई, ठीक है। तो मास के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स है एंड जो वाई मतलब जो केसिंग के अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा वो है वाई, देन द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है। तो बस इतना ही है पीजो इलेक्ट्रिक एक्सेलरोमीटर का। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये क्या मेजर करता है, तो एक्सेलरेशन मेजर करता है। एंड बस आप क्या करो, सिर्फ कंस्ट्रक्शन के पॉइंट अच्छे से याद रखो कि डैम्पर क्या कर रहा है, स्प्रिंग क्यों यूज किया हुआ है, केस क्यों है, फिक्स्ड बेस वगैरह क्यों है ना। तो बस ये सब चीजें याद रखो, लेबलिंग परफेक्ट होगी। एंड जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि जो बीएक्सी है ना, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स अच्छे से चेक करते हैं, ठीक है। डायग्राम्स आपने परफेक्ट बनाए होंगे ना, एंड अगर आपने थ्योरी में कुछ भी लिखा है सपोज, मतलब इतना, मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ेंगे ही आपने क्या लिखा है, इट इज नॉट मतलब कंपलसरी, आपके डायग्राम्स वो अच्छे से देखते हैं। तो बस आपको थ्योरी के अंदर मार्क्स लेने के लिए आपको यही कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स अगर आपने याद रख लिए तो वर्किंग भी आ जाती है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपके मोशन सेंसर्स का पार्ट कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम टेम्परेचर सेंसर्स के ऊपर, ठीक है। सो टेम्परेचर सेंसर्स यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले टेम्परेचर सेंसर्स जैसे मैंने आपको बताया थर्मोकपल, आरटीडी और थर्मिस्टर हैं, ठीक है। आरटीडी का फुल फॉर्म है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, ओके। तो सबसे पहले टेम्परेचर सेंसर्स को आप कैसे डिफाइन करोगे, टेम्परेचर सेंसर से बहुत इजीली डिफाइन हो जाएंगे। कैसे डिफाइन करोगे, द सेंसर्स दैट चेंज देयर आउटपुट विथ चेंज इन टेम्परेचर आर टेम्परेचर सेंसर्स। आई रिपीट, द सेंसर्स दैट चेंज देयर आउटपुट विथ चेंज इन टेम्परेचर आर कॉल्ड एज टेम्परेचर सेंसर्स, ठीक है। तो एग्जांपल्स आपके सामने यही तीनों हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं सबसे फर्स्ट थर्मोकपल से, ठीक है। तो देखो मैं हर बार वापस वही बोल रही हूँ, डायग्राम पे फोकस करो, डायग्राम से हमें कंस्ट्रक्शन भी समझ में आ जाएगा, वर्किंग भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलो थर्मोकपल का काम क्या है, ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर है या फिर आप ऐसे कहो कि एक्टिव टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर है, ठीक है।
विच जनरेट्स वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड टेम्परेचर। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, या फिर आप क्या कह सकते हो, इट जनरेट्स वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड टेम्परेचर। ठीक है, सो टेम्परेचर चेंज से जो है हमें वोल्टेज मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, तो चलो प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर आप देख लो। तो यहाँ पर डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है, मेटल ए मेटल बी, यानी कि टू डिसिमिलर प्योर मेटल्स जो है वो ज्वाइन करे गए हैं टुगेदर एट ईच एंड। जो ये J1 जंक्शन J2 जंक्शन आपको नजर आ रहा है ना, तो ये दो मेटल्स को ज्वाइन किया जाता है ईच एंड पे टू फॉर्म अ लूप। ठीक है, तो ये लूप फॉर्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, विथ टू जंक्शंस, दो जंक्शंस भी हमें यहाँ पर मिल गए, एंड अ टेम्परेचर डिस्टेंस, ठीक है, एग्जिस्ट बिटवीन टू जंक्शंस, देन अ थर्मो वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस इज जनरेटेड। समझ में आ गया? आई रिपीट, ये जो टू डिसिमिलर मेटल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आप प्रिंसिपल कैसे लिखोगे थर्मोकपल का, देखो, इफ टू डिसिमिलर प्योर मेटल्स आर जॉइंड टुगेदर एट ईच एंड टू फॉर्म अ लूप विथ टू जंक्शंस एंड अ टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन टू जंक्शन, देन अ थर्मो वोल्टेज या फिर थर्मो EMF प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस इज जनरेटेड। ठीक है, तो बस आपको यही समझना है, ये जो दो मेटल्स हैं ये ऐसे जॉइंट है, दो जंक्शंस आपको नजर आते होंगे एट द टू एंड, यहाँ पर जो है टेम्परेचर यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा। ये याद रखना कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा T1, ठीक है, वो कोल्ड होगा, एंड T2 पर हॉट जंक्शन होगा। तो देखो हम कैसे, सबसे पहले ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना ही लिखना है, एंड इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी एक्सपेक्टेड होते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो T2 माइनस T1 करेंगे हम, हॉट माइनस कोल्ड है ना, तो T2 माइनस T1 करेंगे, एंड यहाँ पर जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकलेगा तो एक आपका कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, तो V आउटपुट हमें क्या मिलेगा, C, एंड देन T2 माइनस T1। एंड अब यहाँ पर देखो C क्या है हमारा, सेंसिटिविटी ऑफ थर्मोकपल है। ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ थर्मोकपल, ये आपको याद रखना है। ओके, और ये जो प्रिंसिपल है इसको क्या बोला जाता है, मतलब ये जो प्रिंसिपल मेटल ए मेटल बी एंड ये इस फॉर्मेट में जो इफेक्ट होता है इसको हम सेक बैक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सेक बैक इफेक्ट। सो बाय मेजरिंग आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस जंक्शन हम टेम्परेचर जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कंस्ट्रक्शन में जैसे मैंने आपको बताया वही आप लिखोगे जो मैंने प्रिंसिपल में आपको एक्सप्लेन किया। मेटल ए और मेटल बी क्या है, ज्वाइन हुए हैं टुगेदर टू फॉर्म व्हाट, टू जंक्शंस। ठीक है, फिर थर्मोकपल जंक्शंस क्या करे गए हैं, दे आर प्लेस्ड इन प्रोटेक्टिव केसिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो ये जो जंक्शंस है इनको क्या किया जाता है, स्टेनलेस स्टील की केसिंग के अंदर रखा जाता है ताकि टेम्परेचर जो है वो ज्यादा मतलब अप डाउन ना हो। ठीक है, एंड आउटपुट टर्मिनल्स आर मेड अवेलेबल फॉर वोल्टेज मेजरमेंट। ठीक है, चलो वर्किंग कैसे करते हैं, इनसे हमें कैसे क्या टेम्परेचर सेंस हुआ जाता है देखते हैं। सबसे पहले देख लो, वन ऑफ द थर्मोकपल जंक्शन इज केप्ट एज अ रेफरेंस जंक्शन, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है रेफरेंस जंक्शन है ना J1, एंड अदर इज कंसिडर्ड एज मेजरिंग जंक्शन जो कि होगा आपका हॉट जंक्शन। ठीक है, तो जो रेफरेंस है वो कोल्ड टेम्परेचर में होगा एंड जो मेजरिंग है वो हॉट टेम्परेचर में होगा। ठीक है, the reference junction is kept at ambient temperature T1 and the measuring junction is exposed to chamber जिसका भी आपको temperature measure करना है। ठीक है, so J2 is exposed to that particular chamber whose temperature is to be measured। ठीक है, then due to temperature difference the thermo EMF या फिर output voltage हम कह सकते हैं is generated। ठीक है, तो जब ये temperature difference create होगा ना तो यहाँ पर हमें वोल्टमीटर में आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी जो कि इक्विवेलेंट होगी डिफरेंस इन बोथ द टेम्परेचर्स में। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है V आउटपुट क्या है, C T2 माइनस T1। ठीक है, लेकिन अगर हम बेटर एक्यूरेसी के लिए जाएं तो रेफरेंस जंक्शन को हम क्या करेंगे, आइस के अंदर रख देंगे, यानी कि ये जो कोल्ड जंक्शन में आपको बोल रही हूँ ना इसको आइस में रख देंगे, यानी कि T1 को 0 कर देंगे। ठीक है, T1 को जब हम 0 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, T2 इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन C। ठीक है, तो ये हो जाता है, दिस एलिमिनेट्स व्हाट, एरर ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन दैट एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है आपके थर्मोकपल का। आई होप क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये भी याद रखना कि जो थर्मोकपल है वो एक्टिव टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर है। क्यों है एक्टिव, क्योंकि इसके अंदर एक्सटर्नल पावर सप्लाई हमने कहीं भी यूज नहीं करी है ना, इसलिए मैंने इसको आपको लास्ट में बताया, क्योंकि देखो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि कहीं भी हमने पावर सप्लाई जो है वो यूज नहीं करी है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे,
एक्टिव टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। क्लियर। देन आ जाते हैं RTD, सेकेंड टाइप ऑफ टेम्परेचर सेंसर के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है आपका रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ठीक है। अब ये जो है पैसिव टाइप ट्रांसड्यूसर है, यानी कि इसमें हमें जो है देनी पड़ेगी, है ना, पावर सप्लाई, एक्सटर्नल पावर सप्लाई देनी पड़ेगी। तो इसका सबसे पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं। सो द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मेटल, electrical resistance of metal vary with the change in temperature, so the relation is given by this। ये जो RT ये वाला रिलेशन लिखा है ना, this is the relation, जिसमें देखो I repeat, the electrical resistance of metal vary with the change in temperature। टेम्परेचर चेंज होता है ना, तो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो भी वैरी करता है, तो वो जो है हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप से। तो ये RT क्या है, रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, R नॉट क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और अल्फा नॉट क्या है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड T है आपको ऑफ कोर्स आपका टेम्परेचर डिफरेंस होगा यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ से आप जो है टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन में आप कैसे करोगे। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये क्या शो कर रहा है आपको, टिपिकल वायर बाउंड RTD अरेंजमेंट। ठीक है, टिपिकल वायर बाउंड RTD अरेंजमेंट। सो द टेम्परेचर सेंसिटिव कॉइल इज बाउंड अराउंड द माइका क्रॉस फ्रेमवर्क, यानी कि ये जो सेंसिटिव कॉइल नजर आ रही है, ठीक है, ये पूरी ये सेंसिटिव कॉइल है। ठीक है, और ये पूरा एक माइका क्रॉस फ्रेम है। ठीक है, माइका का बना हुआ एक फ्रेम है जिसके ऊपर हमने सेंसिटिव कॉइल जो है सिचुएट करी हुई है। ठीक है, द कॉइल शुड बी स्ट्रेन फ्री। ठीक है, स्ट्रेन फ्री होनी चाहिए हमारी कॉइल। दिस असेंबली इज प्लेस्ड इन व्हाट, इवैक्यूएटेड पायरेक्स ट्यूब। ये जो पायरेक्स ट्यूब आपको नजर आ रहा है ये इवैक्यूएटेड स्पेस है इसके अंदर कुछ। ठीक है, एंड उसके अंदर ये अरेंजमेंट रखा है। कौन सा अरेंजमेंट, जिसके अंदर सेंसिटिव कॉइल कहां पर वाउंड है, हमारे माइका क्रॉस फ्रेम के ऊपर। ठीक है, एंड इसको हम रखते हैं इवैक्यूएटेड पायरेक्स ट्यूब के अंदर। ठीक है, सो द टर्मिनल आर मेड अवेलेबल फॉर रेजिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ से टर्मिनल्स रखे जाते हैं ओपन, जहाँ से हम जो है मेजर कर पाए हमारे रेजिस्टेंस को। तो ये वर्क कैसे करता है, देखो अभी हमने कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स देख लिए, वर्किंग देखो। सो द RTD इज प्लेस्ड इनसाइड द चेम्बर। ठीक है, ये जो RTD इसको बोला जाएगा रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ठीक है, अब इस RTD को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे को हम रखते हैं कहाँ पर, इनसाइड द चेम्बर, जिसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है। ठीक है, तो ये पूरे ये जो मतलब एक डिवाइस आप इसको समझ लो, डिटेक्टर है हमारा, इसको हम उसके अंदर रख देते हैं जिसका टेम्परेचर हमें मेजर करना हो। ठीक है, सो ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल गेट्स चेंज। ठीक है, तो उस जो चेंज होगा हमारे टेम्परेचर के अंदर, उसके वजह से ये जो कॉइल के अंदर रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाता है, एंड बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस टेम्परेचर कैन बी डिटरमाइन। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस इनके अंदर चेंज होगा इसके वजह से हम रेजिस्टेंस चेंज की वजह से क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर। अब देखो वही RT, यहाँ पर ये वाला रिलेशन याद रखो, यहाँ पर इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो R नॉट प्लस यहाँ पर सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस आएगा यहाँ पर, मैंने प्लस लिख दिया, R नॉट अल्फा नॉट T। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप बना लो, इजी है। ठीक है, समझ में आ गया। जनरली हमें जो RTD होती है वो प्लैटिनम 100 की हम यूज करते हैं, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, सो बस इतना ही याद रखना, कुछ ज्यादा इसके अंदर याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये याद रखो, देखो यहाँ पर जो मैंने ऊपर लिखा था, जो आपको मैंने बताया नहीं था, वो ये था कि थर्मोकपल में जो है हमें डायरेक्ट वोल्टेज जनरेट हो जा रही थी। यहाँ पर जो है हमें डायरेक्ट वोल्टेज मिल जा रही थी ना यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है हम RTD और थर्मिस्टर के अंदर हमें डायरेक्ट वोल्टेज मिल रही है क्या, नहीं, हमने RTD के अंदर अभी तक वोल्टेज का नाम ही नहीं लिया, राइट। सो वी हैव टू कनेक्ट द व्हीटस्टोन ब्रिज टू गेट इक्विवेलेंट वोल्टेज, यानी कि अब जो हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस तक का मिल गया है ना, टेम्परेचर चेंज से रेजिस्टेंस चेंज की वजह से टेम्परेचर चेंज मिल गया है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करेंगे, जिससे हमें जो है इक्विवेलेंट वोल्टेज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये RTD और थर्मिस्टर के अंदर हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, देखो हमेशा हमने व्हीटस्टोन ब्रिज तो देखा ही है ना कैसे बनता है। तो यहाँ पर R1 R2 R3, यहाँ पर R4 की जगह आप क्या करोगे, यहाँ पर RTD लगा दोगे। समझ में आ गया। तो ये बस इतना सा करना है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं। बाकी यहाँ पर सेम टू सेम डायग्राम वही है आपके क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, तो बस इतना ही करना है। एंड ये सेम डायग्राम आपको थर्मिस्टर में भी दिखाना है, स्ट्रेन गॉज एक कॉन्सेप्ट आएगा उसमें भी दिखाना है। तो हमेशा इसी जगह वो पर्टिकुलर डिटेक्टर को आपको लगा देना है, एंड यू विल गेट अ परफेक्ट आउटपुट वोल्टेज ओवर
पर ईयर, ठीक है। एंड ये ग्राफ आपको क्या मेंशन कर रहा है, रेजिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये बता रहा है कि रेजिस्टेंस और टाइम में क्या है, लीनियर मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है। तो बस इतना है आपके किसका, आरटीडी का। देन थर्मिस्टर का काम देखो, ज्यादातर थर्मिस्टर बिल्कुल नहीं पूछा जाता है आपको, आरटीडी और थर्मोकपल ये ज्यादातर पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको तीनों भी टाइप एक साथ पूछ लिए तो आप लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। थर्मिस्टर जो है अगेन एक पैसिव रेजिस्टिव टाइप है, ठीक है। इट इज मेड बाय सेमीकंडक्टर मटेरियल, समझ में आ गया, ये जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया जाता है एंड इसको हम टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। सो थर्मिस्टर्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग व्हाट, सेमीकंडक्टर। तो रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस और थर्मिस्टर एंड टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, RT इज इक्वल टू R0 e रेज टू बीटा 1/T माइनस 1/T0। तो यहाँ पर RT अगेन वही है, रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, R0 है रेजिस्टेंस एट T0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो भी हम मतलब समझे T0 उसके लिए। एंड बीटा जो है ये क्या है, एक मटेरियल कांस्टेंट है, ठीक है। तो बस आपको यही समझना है, टेम्परेचर है, बाकी ये सब तो चलो आगे देखते हैं। थर्मिस्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, पीटीसी और एनटीसी, ठीक है। पीटीसी यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है, एंड एनटीसी यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर्स। so the resistance of NTC thermistor decreases, resistance of NTC thermistor डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो इनके अंदर यही डिफरेंस है एंड बिलीव मी इतना शॉर्ट आपको कोई भी नहीं लिख के देगा एंड यही सब रिवाइज करके आप जाना। मैं ये वाली भी पीडीएफ आपको दे दूंगी, ठीक है। जो लोग मेंबरशिप में उनको ये जो पीडीएफ है ना, ये वाली ये भी मिल जाएगी एंड ये वाली भी मिल जाएगी, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, अच्छे से मतलब बस प्रैक्टिस करो, उससे लर्न करो एंड रिवाइज ये वाली पीपीटी से करना, ठीक है। तो चलो, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। एंड एनटीसी के अंदर क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। बस वही हमने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू, ग्राफ के थ्रू दिखा दिया है, ठीक है। एंड कुछ नहीं, बस यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जो मेजरमेंट सिस्टम है यहाँ पर आपको वो ऐसे दिखाना है, ये जैसे हमने ऊपर बनाया है ना व्हीटस्टोन ब्रिज, यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर आपको थर्मिस्टर दिखा देना है। क्या लगाओगे आप यहाँ पर, RTH, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर, बस। एंड सेम टू सेम डायग्राम आपको इसके नीचे बना देनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका थर्मिस्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा। अब जो है ऑप्टिकल सेंसर और क्या बचा है देख लेते हैं। मैकेनिकल सेंसर बचा हुआ है, देन हाँ प्रेशर सेंसर है, सेमीकंडक्टर गैस सेंसर है और बायो सेंसर है। तो इसके अंदर का क्या करते हैं, मैं LDR बता देती हूँ आपको, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है ना वो हम मैकेनिकल सेंसर से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अपने 2 पार्ट्स में वीडियो हो जाएगी, क्लियरली समझ में आ जाएगा। वैसे भी 51 मिनट्स हो चुके हैं। तो चलिए LDR समझ लेते हैं, जो कि हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंसर है। क्या है, ऑप्टिकल सेंसर। अब ऑप्टिकल सेंसर को आप डिफाइन कैसे करोगे, तो देखो, तो ऑप्टिकल सेंसर आर सेंसिटिव टू लाइट, ठीक है। तो लाइट में मतलब सेंसिटिव है तो हमें हमेशा लाइट से रिलेटेड हो जाएगा ये। The electrical properties of these sensors change with the intensity of light, ठीक है। intensity of light के वजह से इसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है। कौन सी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। I repeat, optical sensors are sensitive to light. The electrical properties of these sensors change with the intensity of light falling on them, ठीक है। So the following optical sensors are commonly used. कौन से following देखो, फोटोडायोड, फोटो ट्रांजिस्टर, फोटोवोल्टाइक सेल, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, फोटो डिपेंडेंट रेजिस्टर यानी कि LDR, ठीक है। तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है LDR। ये सब आपको नहीं आएंगे, कौन से फोटोडायोड, फोटो ट्रांजिस्टर, ये सिर्फ टाइप्स हैं किसके, ऑप्टिकल सेंसर के। आपको जो सिलेबस में है वो सिर्फ LDR है, तो आपको बस उतना ही पढ़ना है, ठीक है। इसको हम फोटो रेजिस्टर भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में आपको फोटो रेजिस्टर को ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन इट, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, आपको LDR ही एक्सप्लेन करना है वहां पे, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स आपके सब कवर हो जाएंगे। तो चलिए LDR को आप कैसे डिफाइन करोगे, सो इट इज अ डिवाइस हुज रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। It is a device whose resistance depends on the intensity of light falling on it. It is also called as photoresistor. यानी कि सिंपली आप क्या लिखोगे, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होगी एंड वो किस पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, ठीक है।
प्रिंसिपल क्या होगा, द रेजिस्टिविटी ऑफ एलडीआर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी, यानी कि लाइट जितनी इंक्रीज होगी उतना रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा हमारे एलडीआर का। ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हो इस डायग्राम से लाइट पड़ रही है एंड यहाँ पर रेजिस्टिव जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये एलडीआर का कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन के अंदर आप क्या डिटेल्स लिखोगे वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपको नजर आता होगा क्या है ये, LDR हैज अ लाइटली डोप्ड एक्टिव सेमीकंडक्टर रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि LDR जैसे कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है तो सेमीकंडक्टर रीजन जो होगा इसके अंदर वो यूज्ड होगा। इट इज डिपॉजिटेड इन द सेमी इंसुलेटिंग मटेरियल। तो ये जो सेमी इंसुलेटिंग मटेरियल है इसके ऊपर क्या डिपॉजिट किया है, लाइटली डोप्ड एक्टिव सेमीकंडक्टर रीजन। ठीक है, the LDR has a lightly doped active semiconductor region deposited in the semi insulating material। ठीक है, the metal contact is placed on the active layer। ठीक है, metal contact is placed on the active layer। यहाँ पर आपको दिखता होगा दो मेटल कॉन्टैक्ट्स हैं और ये क्या है, एक्टिव लेयर है। देखो सेमी इंसुलेटिंग मटेरियल, उसके ऊपर एक्टिव लेयर, उसके ऊपर दोनों भी मेटल कॉन्टैक्ट। ठीक है, फिर द मेटल कॉन्टैक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्टिव लेयर टू हैव रिलेटिवली लार्ज एरिया दैट इज एक्सपोज टू लाइट। ठीक है, यहाँ पर जो लाइट के लिए एक्सपोज हो, द पैटर्न इज कट इन द मेटलाइजेशन ऑन द सरफेस ऑफ एक्टिव एरिया विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू। ठीक है, तो जो मेटल कांटेक्ट है उसको जो है कुछ एरिया में काट दिया जाता है, कट कर दिया जाता है ताकि लाइट एक्सपोज हो जाए अंदर। ठीक है, तो बस इतना है कंस्ट्रक्शन के अंदर। वर्किंग में आप क्या लिखोगे, देखो तो वर्किंग LDR इज मेड अप ऑफ अगेन व्हाट, सेमीकंडक्टर मटेरियल विथ हाई रेजिस्टेंस। ये याद रखना, उसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, लाइट की इंटेंसिटी जितनी बढ़ती है उतना रेजिस्टेंस कम होता है। बस इतनी लाइन आपने लिख दी ना प्रिंसिपल की, तो बस आप समझ लो कि एग्जामिनर को ये समझ जाएगा कि आपको हाँ कॉन्सेप्ट पता है एंड ही विल गिव यू कंप्लीट मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन। ठीक है, BHC में स्कोर करना सिंपली मतलब मैं बोलूँ तो बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ईजी है। जस्ट मतलब हमें ना टॉपिक का पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट। ठीक है, डायग्राम बना सकते हैं हम, पूरा पेज भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना तो दैट इज डिफिकल्ट टू स्कोर। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले क्या मैंने आपको बताया, LDR इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल विथ हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, जो उसकी रेजिस्टेंस है इट इज हाई बिकॉज व्हाट, because they are very less free electrons। इसके अंदर क्या है, because there are very few electrons and majority of electrons are locked into the crystal lattice structure। When the light falls on the LDR, photons are absorbed by the active layer region। ठीक है, यहाँ पर देखो जब photons जो है ना इसके अंदर they are absorbed by the active layer region, जो लाइट में से photons आएंगे। ठीक है, the energy of absorbed photons is transferred to electrons locked in the crystal lattice। जो कि इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स लॉक्ड हो गए थे हमारे क्रिस्टल लेटाइस के अंदर, तो वो फोटॉन्स की वजह से उन तक एनर्जी ट्रांसफर होगी। ठीक है, सो दिस एनर्जी मेक्स दोज इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव विच अलाउ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया, देखो यहाँ पर क्या है ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। ठीक है, तो बहुत कम है जो इलेक्ट्रॉन्स वो फ्री हैं एंड ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स क्या है वो क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर के अंदर लॉक्ड हैं। ठीक है, अब ये एकदम एटॉमिक लेवल पर बात हो रही है। ठीक है, तो आप ये मत बोलो कि क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर किधर है, तो ये आपको इमेजिन करना होगा एकदम क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो पैक्ड है, लॉक्ड है हम कह सकते हैं, और कुछ ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जब लाइट फॉल होती है ना LDR के ऊपर तो क्या होता है, फोटॉन्स एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा ये एक्टिव लेयर, एंड जब एक्टिव लेयर फोटॉन्स एब्जॉर्ब कर लेता है तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उस फोटॉन्स की वजह से वो ट्रांसफर करी जाती है उन इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जो कि लॉक्ड है हमारे क्रिस्टल लेटाइस के अंदर। ठीक है, दिस एनर्जी मेक्स द इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव। ठीक है, विच अलाउज कंडक्शन। अब जैसे उनको एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करेंगे है ना, यानी कि वो लॉक पोजीशन से हट जाते हैं एंड जो कि है वो मूव करने लग जाते हैं। जैसे मूव करेंगे हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो ऐसे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है एंड ड्यू टू दिस एक्शन रेजिस्टिविटी ऑफ LDR फॉल्स। इसी के वजह से LDR की जो रेजिस्टेंस है वो कम होती है। अब समझ में आ गया। ठीक है, सो द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमें नजर आ जाती है किसकी, LDR की। समझ में आ गया। तो ये जो है आपको ग्राफ जो है ये यहाँ पर आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है जिसकी मैं बात कर रही थी। सो द रेजिस्टेंस ऑफ LDR when no light falls। ठीक है, जो जब लाइट नहीं है तब देखो रेजिस्टेंस पीक पर है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डार्क रेजिस्टेंस। समझ में आ गया। एंड द टिपिकल वैल्यू ऑफ डार्क रेजिस्टेंस इज इन मिली ओहम। ठीक है,
द डे लाइट, जो इन डे लाइट अगर हम देखें तो द रेजिस्टेंस ऑफ LDR फॉल्स इन किलो ओहम, ठीक है। द टिपिकल वैल्यूज कैन बी इन द रेंज ऑफ डार्क रेजिस्टेंस, अगर डार्क रेजिस्टेंस है तो 20 मिली ओहम होगा एंड डे लाइट रेजिस्टेंस है तो 5 किलो ओहम होगा। तो ये आप समझ सकते हो, जस्ट फॉर नॉलेज था, लेकिन आई होप कि आपको इसका कंसेप्ट इजीली समझ में आ गया है, ठीक है। तो बस वीडियो को ज्यादा मैं लंबा नहीं कर रही हूँ, पार्ट 1 को कर रही हूँ, यहीं पे मैं खत्म, ठीक है। तो बस मैं यहाँ पर, हाँ, मैं कुछ पेपर्स भी लाई थी आपको दिखाने के लिए, प्रीवियस 2023 के 2 पेपर्स लाई थी यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। तो देख लेते हैं, हमने यहाँ तक देखो, सिलेक्शन क्राइटेरिया 6 मार्क्स के लिए पूछा हुआ है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, बिलीव मी। आप उसके अंदर बहुत अपने वर्ड्स ऐड करके ना उसको एक मतलब एक पेज का तो बना ही सकते हो, है ना। एंड जो ज्यादा लिखने वाले हैं वो 1.5 पेज भी बना देंगे। तो 6 मार्क्स के लिए देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है हमें, कौन सा, एक्सप्लेन सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ट्रांसड्यूसर, ठीक है। देन यहाँ पर देखो फिर क्या है, ड्रॉ कंस्ट्रक्शन ऑफ LVDT एंड एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन, ठीक है। तो ये वाला मैंने आपको करा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया था ना आपको ये। तो LVDT भी आपको अच्छे से याद रखना है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एप्लीकेशन सब कवर कर दिए हैं। अब ये वाला टॉपिक नहीं हुआ है अभी, ये देखो डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव सेंसर बता दिया है ना, RTD भी बता दिया, यानी कि हाफ ऑफ द क्वेश्चंस तो अभी तक आप कर सकते हो, है ना। एंड जो ये बायो सेंसर है ये अभी हमें करना है। तो देखो यहाँ के 2 क्वेश्चन, यहाँ के 2 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। तो हमारा सिर्फ जो है ना थोड़ा सा ही पार्ट बचा है अब चैप्टर का। यहाँ पर दूसरा पेपर भी देख लेते हैं। एंड ये वाले जो पेपर्स हैं, आप बोलोगे तो मेरे पास सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अगर आप बोलोगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लानी है या नहीं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देखो यहाँ पर LVDT का क्वेश्चन है नहीं, एक ही मतलब 2023 के ही दोनों पेपर्स में आपको दिखा रही हूँ। तो LVDT का क्वेश्चन यहाँ पे देखो अगेन पूछा गया है। देखो बायो सेंसर्स बोला था ना मैंने, बायो सेंसर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेन गॉज, देखो स्ट्रेन गॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, समझ में आ जाएगा हमें। फिर एक्टिव पैसिव देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ गया ना, 2 बार रिपीटेड है, एकदम सीरीज में 2 बार रिपीटेड है। देखो अब थर्मोकपल पूछ लिया, है ना। तो ये तो सब पढ़ लिया। देखो ये तो तीनों भी आप कर सकते हो, अभी आधा चैप्टर हुआ है लेकिन आप ये तीनों भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो एक्टिव पैसिव है, थर्मोकपल है, ठीक है, थर्मोकपल के एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन और सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया तो कर ही लो, मैं तो बोलूंगी 100% कर लो, क्योंकि मतलब कितना सिंपल है ना, एक बार पढ़ के समझ में आ जा रहा है। ऐसे समझो कि सिर्फ आप शॉपिंग करने जा रहे हो, है ना। तो आप कैसे सिलेक्ट कर रहे हो चीजें, बस आपको उतना ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो है स्ट्रेन गॉज ये एक इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ पर का बायोसेंसर ये पढ़ना बाकी है हमारा। और भी थोड़े से टॉपिक्स देख लेते हैं, कौन से टॉपिक्स मैंने आपको अभी बताया भी था यहाँ पर। तो कुछ ही टॉपिक्स बाकी हैं हमारे, यहाँ पे कुछ ही टॉपिक्स हमारे बाकी हैं। तो हम क्या कर लेंगे, जल्दी से नेक्स्ट पार्ट में इनको कवर कर लेंगे। ये है आपका स्ट्रेन गॉज, लोड सेल, इसका दूसरा टाइप, प्रेशर सेंसर के अंदर 3 टाइप्स हैं वो पढ़ना है, सेमीकंडक्टर गैस सेंसर बचा है और बायो सेंसर बचा है, बस हो जाएगा फिर हमारा यूनिट कंप्लीट। तो पार्ट 2 जो है याद रखना आपको देखना है, ये नहीं कि पार्ट 1 देख के खत्म हो गया यूनिट, नहीं, ठीक है। तो मेन टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए हैं। अब आपको अब क्या करना होगा, पार्ट 2 आने से पहले अच्छे से रिवाइज कर लेना होगा, इतना प्रिपेयर कर लेना होगा, ठीक है। एंड यस आप मुझे बताओगे कि आगे आपको क्या चाहिए। यस ये बोल दिया है मैंने आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चाहिए तो मुझे बताना, जैसे लास्ट टाइम हमने किया हुआ था, ठीक है। एंड यस बहुत कम दिन बचे हैं, अब 2-3 दिन ही बचे हैं, केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको वो सारे यूनिट्स देखने हैं। अगर नहीं समझ में आए हैं रिवाइज करके देखो, ठीक है, रिवाइंड करो। एंड यस PDF रिवाइज करते जाओ टाइम टू टाइम, तो केमिस्ट्री प्रिपेयर हो जाएगा। BXC भी चल रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही, एंड चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, पार्ट 2 में आपको दिखा दूंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए हो तो, एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना। चलो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।